नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर 2 एसएसटी अर्थात जूनियर की सोशल साइंस इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूं। यह वीडियो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि जितने भी सिलेबस के टॉपिक आपके एसएसटी में दिए गए हैं उन सभी टॉपिक का निचोड़ आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उस क्वेश्चन को सिर्फ कुछ सेकंड के भीतर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि पूरे सिलेबस के क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन का जो लेवल रखा गया है वो हूबहू एग्जाम हॉल के पेपर जैसा रखा गया है। अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि आपको लेवल भी पता चल जाए और क्वेश्चन कहां से आता है, कैसे पूछा जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो में न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, अपडेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि परीक्षा आपकी 4 से 5 वर्षों के बाद हो रही है। बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, तो अपडेटेड क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे बहुत सारे। यह वीडियो एक सुपर फास्ट वीडियो रहेगी, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए टॉप इंपोर्टेंट सेलेक्ट किए गए हैं। लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव किसने रखा? लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, फजलुक हक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा फजलुक हक, है ना। फजलुक हक कौन थे? ये सीएम थे उस दौरान के, कहाँ के? बंगाल के मुख्यमंत्री थे फजलुक हक, जिन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1940 में रखा था। क्वेश्चन का जवाब आपका डी विकल्प हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़ी 2-3 बातें आपको जान लेनी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखो, चौधरी रहमत अली एक विद्यार्थी था उस दौरान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, तो इसने पाकिस्तान शब्द दिया। क्वेश्चन पेपर में अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, तो पाकिस्तान शब्द अगर आपसे पूछे तो चौधरी रहमत अली को आपको टिक कर देना है। अगर आपसे पूछे पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 के लाहौर अधिवेशन में किसने किया, तो फजलुक हक क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? श्वेत महाद्वीप अर्थात सफेद महाद्वीप किसे बोला जाता है? एशिया को, अंटार्कटिका को, यूरोप को या ऑस्ट्रेलिया को? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को सफेद महाद्वीप क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए। इसको सफेद या श्वेत महाद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फों की चादरें आपकी पाई जाती है। बर्फ की चादरों से यह ढका आपका महाद्वीप है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ। एक ठंडा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? ठंडा है। बर्फ वहाँ पर आपकी जमी रहती है। जो वायु दाब होता है वो यहाँ पर कैसा होता है? उच्च वायु दाब यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। और अंटार्कटिका में भारत के शोध संस्थान जैसे मैत्री हो गया, है ना, ये भी पेपर में आता है। मैत्री हो गया, भारती हो गया और दक्षिणी गंगोत्री हो गया। ये भारत के क्या है? ये भारत के शोध संस्थान हैं। अंटार्कटिका में विभिन्न देशों के रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं और अंटार्कटिका पर किसी का कब्जा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत दूर पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, झांसी में विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, झांसी की अगर मैं बात करूं, झांसी से जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो वहां का झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई। उस वीरांगना का नाम हो जाएगा लक्ष्मीबाई, ठीक है ना। लक्ष्मीबाई वहां से नेतृत्व कर रही थी। और दमन किसने कर दिया? अंग्रेजी अधिकारी था एक ह्यूरोज। ह्यूरोज ने दमन कर दिया, ठीक है ना। और ह्यूरोज का एक कथन बड़ा ही फेमस है। कहता है कि मर्दों में मतलब कि महिलाओं में एक अकेली मर्द थी, महिलाओं में एक अकेली मर्द थी, झांसी की रानी। ये किसने कहा है? तो ह्यूरोज का ये भी कथन है कि अकेली महिलाओं में मर्द थी। कौन? झांसी की रानी। ये भी कथन ह्यूरोज ने कहा। ये भी पेपर में आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो, कहता है उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख व्यवहारिक फसल क्या है? अब यूपी टेट का पेपर है, 2 से 3 क्वेश्चन, 1, 2, 3 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल से भी देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा, वो भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। कौन सी? गन्ना। व्यावसायिक या
इसको नगदी भी बोल सकते हैं, यानी कि व्यावसायिक उद्देश्य से जो फसल की जाती है गन्ना। वैसे अगर खाद्यान्न में आपसे पूछे तो गेहूं को टिक कर देना है। क्या? अगर खाद्यान्न आपसे पूछे तो गेहूं को टिक करना है। अगर आपसे व्यवसायिक या नगदी पूछे तो गन्ने को आपको टिक कर देना है। ठीक। अगला देखो, कहता है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कहाँ संभाली? इन्होंने कहाँ संभाली थी? जापान में, सिंगापुर में, जर्मनी में या बर्मा में? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, है ना। और ये सुभाष चंद्र बोस ये कब शामिल हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं बात इनकी करूं, किनकी? सुभाष चंद्र बोस की, तो 1943 में। इससे पहले 1942 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने किसकी स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की। ये 1943 में शामिल हुए थे। रास बिहारी बोस भी इसी में आपके शामिल थे। अगला यहाँ पर कहता है वायुमंडल की सबसे सघन और निचली परत। सबसे सघन और निचली परत, यहाँ से क्वेश्चन एक हमेशा देखने को मिला है। ये सघन और सबसे निचली परत जिसमें हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, जिसमें आंधी तूफान ओला बारिश वर्षा सब कुछ इसी में आपकी होती है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। वायुमंडल से जुड़ी हुई 2 से 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पेपर में हमेशा क्वेश्चन बना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, 21% पाई जाती है, ऑर्गन आपकी 0.93%, अन्य गैसें आपकी 0.04% मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात पेपर में आपसे तब उठती है जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाता है कि इन परतों को क्रम में लगाइएगा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं परतें। इनका क्रम कैसा है? सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करे देता हूँ कि जो बाह्य मंडल है ना, बाह्य वायुमंडल, इसको आपको ताप मंडल भी लिखा मिल सकता है। ताप मंडल के नाम से भी जानते हैं, थर्मोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं, है ना। इतना कन्फ्यूजन बना रहता है, तो वो कन्फ्यूजन भी मैंने यहाँ पर आपका दूर कर दिया। लास्ट वाली परत बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर एक एक परत को फटाक से समझ लेते हैं। पहली परत क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। इसी मंडल में हम सांस लेते हैं। मौसम की सभी घटनाएं, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, आंधी तूफान इसी परत के अंदर होती है। उसके बाद समताप मंडल को समझ लो, स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल, ऊंचाई औसत में इसकी 50 किलोमीटर। यह परत बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है। यहाँ पर बादल नहीं होते, ना ही कोई मौसम की घटना घटित होती है, इसी कारण हवाई जहाज उड़ते हैं। ओजोन गैस की परत आपकी यहीं पर पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ओजोन की परत कहाँ पर पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक जो गैसें हैं परावैंगनी, है ना, उनसे हमारी रक्षा करती है। तीसरी परत यहाँ पर समझो जल्दी से, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, तीसरी परत है ना, ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाता है। उल्का पिंड आने पर जल जाता है, ये बात हमेशा पेपर में आती रहती है कि किस परत में जलता है, तो मध्य मंडल में। बाह्य वायुमंडल जिसको थर्मोस्फीयर बोलेंगे, ताप मंडल बोलेंगे, ताप मंडल भी बोलते हैं, आयन मंडल भी इसी को बोलते हैं, बाह्य वायुमंडल भी इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान भी बढ़ता है, इसलिए इसको ताप मंडल भी बोलते हैं। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ये बात आपने जान ली। लास्ट परत और आप लोग जान लो, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, वायु की पतली परत यहीं पर पाई जाती है। हल्की गैस, हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से तैरती रहती हैं। मैंने पांचों परत को आपको विस्तार रूप से बता दिया। अब एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बनाएगा, आप उस क्वेश्चन को फटाक से कर लोगे, 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। जो कंटेंट अभी हमने आपको बताया उनसे जुड़े क्वेश्चन भी देख लो कि वायुमंडल की अधिकांश 2 गैसें कौन सी हैं, तो 2 गैस कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन आपकी 78 हो जाएगी, ऑक्सीजन आपकी 21% हो जाएगी।
अब आगे का क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल का एक बड़ा भाग कौन सी गैस बनाती है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपकी बनाती है। ये सिंपल से क्वेश्चन लोग पेपर के दौरान गलत कर देते हैं, फिर घर आते हैं फिर रोते हैं, है ना। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा करो। ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन ये मिलान वाला आप लोग यहाँ पर समझ गए, तो जितना मैंने अभी आपको बताया तो आपने सब कुछ समझ लिया। ओजोन परत किस में पाई जाती है? आपका जवाब होगा कि सर समताप मंडल, इसका जवाब हो जाएगा। रेडियो की तरंग मैंने आपको बताया, या रेडियो प्रेषण की जो तरंगे हैं परावर्तित किस परत से संबंधित हो जाएंगी? आप कहोगे, आप क्या कहोगे? तापमंडल कहोगे, या आयन मंडल कहोगे, या बाह्य वायुमंडल इसको कहोगे? तो क्या जवाब आपका हो जाएगा? बी का हो जाएगा, चौथे के साथ, इसके साथ, ठीक। मौसम की घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं, पतली वायु लास्ट वाली परत बहिर्मंडल में होती हैं। तो यहाँ पर जितना मैंने बताया इस प्रकार से मिलान वाले भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ठीक है ना। पेपर में ऐसा भी बन सकता है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मौसम वाली कोई घटना घटित आपकी नहीं होती। ये सब पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो कौन सी परत में जल जाता है? मैंने आपको बताया मेसोस्फीयर, जिसको मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखो कि क्रम से कैसे पूछा जाता है पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए। तो सबसे पहली आपकी क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, लास्ट में आपकी बहिर्मंडल। इस प्रकार से क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कथन कारण वाला इस प्रकार से भी देखने को आपको मिल सकता है। कथन कारण वाला, हवाई जहाज उड़ते हैं किसमें? समताप मंडल में उड़ते हैं। कारण है क्योंकि के साथ कारण को देखना पड़ता है आपको। क्यों उड़ते हैं? क्योंकि मौसम वाली कोई घटना घटित नहीं होती है, लगभग यहाँ पर मुक्त होता है वातावरण यहाँ का। तो दोनों से ही आपके हो जाएंगे, कारण भी सही हो जाएगा। ये जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है, ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बताई जा रही है। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, ये नोट्स स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, जो कि यूपी टेट स्पेशल एसएसटी नोट्स रहने वाले हैं। एसएसटी आप लोगों से 60 नंबर की आएगी। 60 नंबर की तैयारी आप लोग हमारे इन नोट्स की सहायता से कर सकते हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आपसे एसएसटी के बनेंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, होम साइंस, इन सभी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 60 नंबर की तैयारी आपकी इन्हीं नोट्स से हो जाएगी। नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट किया गया है, जहाँ से पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। सब कुछ आपको इन नोट्स में मिल जाएगा, अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन नोट्स को तुरंत आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे खुद बात कर लूँगा और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स के साथ पूछे गए सभी वर्ष के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे 2011 से 2022 के। इन क्वेश्चन में सबसे मुख्य विशेषता रहेगी कि मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन जब से पेपर हुआ है 2011 से 22 तक, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 400 से अधिक क्वेश्चन जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में, इसमें आपका टाइम बचेगा और एक बार पढ़ोगे उसके सामने उत्तर लिखा रहेगा। जैसे अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है, कपचूरिया कंबोडिया में है। इस प्रकार से आप लोग जल्दी से इसका रिवीजन भी कर लोगे किताबों की तुलना में, है ना। 4 विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्वेश्चन के सामने डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो नोट्स के साथ आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट आपकी नोट्स, जिससे आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसी के साथ पीवाईक्यू भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। 299 इसका प्राइस है। दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज एक बार अवश्य आप लोग कर लें, तो तुरंत आपको नोट्स मिल जाएगा और पेपर को पहली बार में क्रैक कर डालें। यह वीडियो हमारी जो लोग देख रहे हैं, 2 प्रकार के लोग इस वीडियो को देखते हैं। एक तो वो टीचर जो सरकारी टीचर है प्राइमरी या जूनियर में, उनको भी इस स्टेट को निकालना है नौकरी बचाने के चक्कर में, तो उनको भी ये नोट्स लेने पड़ेंगे क्योंकि तैयारी आपको करनी है, पेपर आपको निकालना है, ठीक है ना। और दूसरे वो लोग जो नौकरी लेना चाहते हैं, एक सीट पाना चाहते हैं, तो उनको भी कैंडिडेट लोग, है ना, विद्यार्थी बोल सकता हूं मैं उनको, तो उनको भी ये नोट्स लेने पड़ेंगे। तैयारी मजबूत करनी है, सिलेबस पूरा ख़त्म करना है, पेपर का पैटर्न समझना है, मेरे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, है ना। आपकी मर्जी, आप कुछ भी करें, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जहाँ तक मुझे ठीक लगता है वो बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो ये वाला नंबर है आपके सामने, कॉल या मैसेज आप लोग कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, सिवनेर दुर्ग में हुआ था, पुणे में हुआ था या पन्हाला में हुआ था? इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होने वाला है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा सिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। और रायगढ़ किले में इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? ये भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है। राज्याभिषेक की अगर बात की जाए तो यह आपका 1674 में, कब? 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था। काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? दूसरा 1981 में और पहला आपका 70 में। और ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे बोलते हैं? ये दुग्ध से संबंधित है, दुग्ध क्रांति, ठीक। और ऑपरेशन फ्लड का जनक वर्गीज कुरियन। कौन? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का जनक या ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है, वर्गीज कुरियन। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम बार झंडा कहाँ फहराया? इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होगा? इन्होंने झंडा सबसे पहले रावी नदी के तट पर फहराया था। यह बात मैं आपको बताऊं 1929 की। 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है ना। तो रात्रि का टाइम था, डेट थी आपकी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 1929 का दिन था। रात का टाइम हो रहा था 12 बजे, है ना, रात का टाइम हो रहा था 12 बजे का। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, ये कांग्रेस से संबंधित थे। कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हो रहा था, ठीक है ना, 1929 का, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग। बात है 31 दिसंबर 1929 की रात 12 बजे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर झंडा फहरा दिया। कहानी आपकी खत्म। इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में कई बार देखने को मिल गया है। तिथि से संबंधित भी आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट फैक्ट पर आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। यहाँ पर आप लोग पॉइंट को समझ लो। लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज की मांग जिसमें की गई थी, ठीक। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार अन्य एग्जाम के क्वेश्चन में भी यहाँ से पेपर आपका बन चुका है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट इसको कहता हूँ। ये लाइन इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस के पाठ्यक्रम जो जहाँ से पेपर बनेगा SCERT किताबों से, उस किताब में ये लाइन लिखी गई है और जहाँ से पेपर क्वेश्चन में आपसे बन भी चुका है। तो वही नोट्स यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक। तो ये आप लोग यहाँ पर ये जानकारी समझ गए। जानकारी और भी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 में गांधी ने नमक कानून तोड़कर, ठीक। 78 सहयोगी इसमें शामिल थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगी के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की। महिलाओं व पुरुषों ने इसमें भाग लिया था। 5 मई 1930 को गांधी गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये बात की बात है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है बसंत विषुव की स्थिति कब होती है? 21 मार्च को बसंत विषुव की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 1858 का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया ब्रिटिश की महारानी को? तो इन्होंने इलाहाबाद के पार्क में, है ना, प्रयागराज में पढ़कर सुनाया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है। अगला यहाँ पर कहता है किसान दिवस 23 दिसंबर किसकी स्मृति में मनाया जाता है? किसान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका जवाब? इसका जवाब आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया? इंपॉर्टेंट, कब प्रारंभ किया? तो 1940 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और आपको पता है 8 अगस्त 1942 में
इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। कौन? आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ठीक, ये भी पेपर में आपसे पूछा जाता है पहले। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कहता है IUCN की रेड लिस्ट किससे संबंधित है? देखो IUCN है ना, एक रेड लिस्ट जारी करता है, रेड डाटा बुक जिसको बोल सकते हैं। ये संकटग्रस्त या विलुप्त प्राय प्रजातियां से संबंधित हो जाएगी आपकी। अगला कहता है शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर ये 1674 मैंने आपको बता दिया, राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा, है ना। रायगढ़ किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था और इनकी मृत्यु इसके 6 वर्षों के बाद में हो गई थी, 1680 में हो गई थी। बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस जिले से शुरू हुई? चकबंदी योजना किस जिले से शुरू हुई थी? तो मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से शुरू हुई थी। देखो मुजफ्फरनगर की एक तहसील थी कैराना, कैराना से शुरू हुई। ठीक, और सुल्तानपुर की तहसील थी मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना। ठीक, तो यहां से सबसे पहले चकबंदी की शुरुआत हुई। चकबंदी 1954 में। ठीक, कब? 1954। डेट भी आप लोग ख्याल कर लिया करो जो मैं आपको बताया करूं। 1954 में चकबंदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना तहसील से शुरू की गई थी वर्ष 1954 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि आज़ादी के टाइम 1947 के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि बहुत बड़ा असर आपके ऊपर डाल देते हैं। एडवर्ड अष्टम, जॉर्ज पंचम, छठा एलिजाबेथ, कौन था बताओ? जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये था जॉर्ज 6 नंबर का, 6। जॉर्ज षष्ठम था। कौन? जॉर्ज षष्ठम था उस दौरान का। ठीक, समझ गए। अगला देखो, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल दिवस की बात करी जाए तो जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को जल दिवस आपका मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है बताओ? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन टू द फैक्ट पर पूछे जाएंगे आपसे, देख लेना पेपर के दिन। अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से है? अष्टप्रधान वही शिवाजी के शासन से संबंधित आपका हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी से होता है बताओ? एनीमिया रोग जो आपका होता है ना, ये किसकी कमी से होता है? तो यह आपका हीमोग्लोबिन लोहा, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। आपका जो क्या बोलते हो होम साइंस है ना, सिलेबस में थोड़ा सा हिस्सा, उसमें 2 से 3 टॉपिक है। एक तो आपका विटामिन से रिलेटेड कौन सी बीमारी किसके काटने से होती है, कौन सी कमी हो जाती है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन उठता है। तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहीं पर पक्का हो जाएगा, है ना। एनीमिया यहाँ पर राइट आंसर मैंने बी विकल्प आपको बता दिया। यहाँ पर 1-2 बातें आप लोग समझ लो। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। अगर ये भी पूछ ले कि विटामिन ए का नाम बताओ तो रेटिनाल आपको बताना है। कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी होती है, रात्रि में दिखाई नहीं देता है। लक्षण क्या है? रात में कम दिखाई देना, आंखों का सूखना। उपचार क्या है? गाजर, हरी सब्जी, दूध, अंडा, मछली का तेल, ये इसके स्रोत है। ये इसका मुख्य लक्षण है कि रात में दिखाई ना देना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखो, विटामिन बी का थायमिन बेरी रोग होता है। कमजोरी, नसों की समस्या, साबुत अनाज, दालें, मूंगफली इसके लिए खाना चाहिए। विटामिन B2 से क्या होता है? राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है। ओंठ फट जाते हैं, है ना। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट आपका विटामिन C है। एस्कार्बिक अम्ल जिसको बोलते हैं रासायनिक नाम से,
स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। कौन सा रोग? स्कर्वी। मसूड़ों में खून आ जाता है, घाव का न भरना। इसके लिए आंवला, संतरा, नींबू, खट्टे फल है ना, विटामिन सी के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। विटामिन डी के लिए कैल्सीफेराल, इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का कैल्सीफेराल। रिकेटस होता है बच्चों में रोग, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इसके लिए धूप चाहिए, दूध, अंडा विटामिन डी के स्रोत होते हैं। अगला यहाँ पर देखो, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, स्त्रियों में बांझपन, मांसपेशी की समस्या आपकी हो सकती है। विटामिन के सबसे इम्पोर्टेंट है रक्त का थक्का ना बनना, अधिक खून का बह जाना। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। ठीक, इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक, एक और देख लो, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पोलियो दिवस। जल का रासायनिक सूत्र पेपर में आपसे पूछा जा चुका है H2O। ये भी पूछा जा चुका है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। हर बच्चे को पता है कि H2O होता है, लेकिन पेपर में यही क्वेश्चन आता है। कठिन के चक्कर में भागोगे, सरल आप नहीं कर पाओगे। यानी कि लेवल से आपको करना है, शुरू से ऊपर की तरफ। अंत से शुरू कर लो या शुरू से अंत कर लो, है ना, इस प्रकार से आपको करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 कहाँ हुआ था? तो सारे के सारे आपके लंदन में ही हुए थे। तीनों गोलमेज में कौन व्यक्ति शामिल हुआ था? पहले, दूसरे, तीसरे में तो अम्बेडकर, है ना, BR अम्बेडकर। तीनों में ये शामिल हुए थे। अगर गांधी की बात की जाए, जो गांधी जी शामिल हुए थे, है ना, गोलमेज सम्मेलन में, ये सेकेंड वाले में शामिल हुए थे, है ना, सेकेंड 1931 वाले में ये आपके शामिल हुए थे। सिर्फ दूसरे में ही ये शामिल हुए थे। ठीक, अगला देखो, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर लिखा होता, उनको आप टिक कर देते। गौरा देवी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गौरा देवी इसी से ही जुड़ी हुई है आपकी। ठीक, अब ये आंदोलन हुआ कब था? 1973 में। कब? 1973 में। लोग पेड़ से चिपक गए थे। इसी प्रकार का एक आंदोलन आपके अपिक्को आंदोलन कर्नाटक राज्य में हुआ था। ठीक, कर्नाटक राज्य में अपिक्को आंदोलन। अगला यहाँ पर कहता है, सैंडर्स की हत्या के मामले में किसे दोषी पाया गया? किसे दोषी पाया गया था? बताइए आप लोग। भगत सिंह। भगत सिंह को दोषी पाया गया था। सैंडर्स की हत्या में किसे दोषी पाया गया? भगत सिंह को पाया गया। यहां पर आप लोग कुछ बातें और भी समझ लो। भगत सिंह राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध किया। लाला लाजपत राय को लाठी की चोट पहुंचाने वाले सैंडर्स की हत्या कर दी, है ना। फिर क्या हुआ? 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा में बम फेंका। बम से नुकसान नहीं हुआ, है ना। इन्होंने कहा कि बहरों के कान तक पहुंचाने के लिए बम फेंका। फिर आगे की घटना क्या घटित होती है? 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाएगी। यहाँ पर ये क्या, ये सजा कब सुनाएगी? सजा सुनाने की बात है। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी की सजा सुनाएगी। लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, समझ गए शुरू से अंत तक बातों को। एक और शहीद को आप लोग सुन लीजिए। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल आज़ाद हो गए, शहीद हो गए। ये पार्क अब आज़ाद के नाम से फेमस है, यानी कि इलाहाबाद का एक आज़ाद पार्क है प्रयागराज का, अब इसका नाम आज़ाद के नाम पर है। 27, देखो यहाँ पर तिथि देखो यहाँ पर क्रम से भी पूछ लेता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पहले शहीद हुए या भगत सिंह पहले शहीद हुए। तो 27 फरवरी 1931 को, ये फरवरी 27 को चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये 3 व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई, जिसको लाहौर कांड के नाम से जानते हैं। सारी बात मैंने यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी। बम कांड 8 अप्रैल 1931। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? यह योजना आपकी 2015 में शुरू की गई। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया?
इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, जय हिंद का नारा इन्होंने ही दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ही यह नारा है। अगला देखो, खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, उसका प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो शाकाहारी वाले जीव होते हैं, इसमें हरे पौधे होते हैं या शाकाहारी जीव होते हैं। क्या होगा क्वेश्चन का जवाब? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हरे पौधे, जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो प्राथमिक स्रोत आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भगत सिंह को फांसी किस तिथि को दी गई? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों व्यक्तियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है ना, करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा 23 मार्च 1931। अगला कहता है वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम, समझ लो इस क्वेश्चन को भी। वंदे मातरम किताब किसकी है? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ किताब है। वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की है, जो कि आनंद मठ में उल्लिखित है। गीतांजलि किसकी किताब है? गुरुदेव की किताब है। रविंद्रनाथ टैगोर की किताब का नाम क्या हो जाएगा? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की किताब का नाम हो जाएगा गोदान। ठीक, सत्यार्थ प्रकाश किसकी किताब है? दयानंद सरस्वती की। दयानंद की किताब है। दयानंद सरस्वती की किताब का नाम क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था। अगला, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जवाब बता दिया हूं कई बार आपको। मिट्टी के कटाव को रोकने का प्रभावी उपाय आपका वृक्षारोपण है, और अधिक चराई से मिट्टी आपकी कटेगी, वनों उन्मूलन से भी मिट्टी कटेगी, लेकिन वृक्ष लगाने से मिट्टी नहीं कटेगी बल्कि बचेगी, संरक्षित होगी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया जय हिंद का नारा। वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। वीर सावरकर को काले पानी की जेल, जो कि अंडमान में है, वहां पर इनको रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस करेक्ट जवाब हो जाएगा। खुदीराम बोस 18 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले कम उम्र के व्यक्ति। अगला देखो, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत भाग है? तो 71%, 70 या 71 लगभग। ठीक, अगला, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक या लाल कुर्ती जिनको बोलते हैं, है ना, लाल कुर्ती सेना, वो किनसे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार। खान अब्दुल गफ्फार, जिनको सीमांत गांधी भी बोलते, क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी के नाम से किनको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार को जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से। अगला देखो, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? कृमि मुक्ति दिवस ये आपकी 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 10 फरवरी को। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1930 में इन्होंने शुरू किया। ठीक, 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया। और 1917 में क्या किया इन्होंने? चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सबसे पहला सत्याग्रह बिहार में नील की खेती के विरुद्ध में, नील की खेती या 3 कठिया जो प्रथा थी, 3 कठिया प्रथा, 3 कठिया प्रथा के लिए। ठीक, बिहार में 1930 में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1920 में असहयोग आंदोलन, आप लोग कह सकते असहयोग, और खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक, अगला देखो, मृदा की उर्वरता हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो फसल चक्र अपनाई जाती है आपकी। क्या? फसल चक्र अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पानीपत का तीसरा युद्ध, तृतीय युद्ध 1761 में किन के बीच में हुआ था? तो देखो, पानीपत के कुल 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा आपका हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था बताओ?
और पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं। तो तीनों युद्ध आपकी किताब में बताए गए हैं। तो पहला युद्ध जो हुआ था ये बाबर के बीच में हुआ था। बाबर 1526 की बात है। कब की बात है, यहाँ पर कैसे लिखूं, जवाब आपका हो गया बी। जो पहला युद्ध था फर्स्ट 1526 में, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम के बीच में। कब, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम हार गया, बाबर जीत गया। दूसरा युद्ध कब होता है, 1556 में। दूसरा युद्ध कब होता है, 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में होता है, अकबर व हेमू के बीच में होता है। किसके बीच में, अकबर हेमू के बीच में होता है। फिर होता है आपका 1761 का युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। सदाशिव राव होता है एक तरफ, सदाशिव भाऊ होता है मराठों का, और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी था 1761 में होता है। ये पेपर में आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से होता है। और ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। रतौंधी ए की कमी से होता है। ठीक। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी के लिए आंवला खाओ, संतरा खाओ, खट्टे फल खाओ। विटामिन डी से रिकेटस होता है बच्चों में। ठीक। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण पर क्या लूट लिया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 1739 में किया था। क्या इसने लूटा नादिर शाह ने, मयूर सिंहासन और कोहनूर हीरा लूट ले गया। बी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। और सोमनाथ मंदिर 1025 में आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। किसने, गजनवी ने किया था। और ये सोमनाथ मंदिर गुजरात में पड़ता है, जो कि अब एक बेहतरीन ढंग से बना दिया गया है पुनः। ठीक है ना। तो बी विकल्प करेक्ट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है किसानों हेतु ऑनलाइन बाजार पोर्टल कौन सा है। ई नाम पोर्टल, जहाँ पर किसान ऑनलाइन अपने जो है ना बाजार पोर्टल है यहाँ पर बेच सकते हैं फसलों को। ठीक है ना। ई संजीवनी ये दवा के क्षेत्र से रिलेटेड है। ई पाठशाला ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है आपकी। बी विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था। कि गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड, साइमन कमीशन। देखो और समझो, असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण था चौरी चौरा कांड की जो घटना आपकी फरवरी के महीने में 1922 में गोरखपुर के एक स्थान चौरी चौरा में घट गई थी। इसलिए गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। ठीक, 12 फरवरी को। इतना आप लोग समझ लिया, राइट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट आपका 1919 का एक्ट। ठीक। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल को हो गया था नरसंहार 1919 को अमृतसर में। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी और ये भारत कब पहुंचा, 1928 में पहुंचा, जिसका भारत में विरोध हुआ। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई सांडर्स नामक एक अंग्रेज की वजह से, जिसको भगत सिंह ने मारा था। ठीक, ये भी कहानी वहीं से जुड़ी हुई है। राइट जवाब आपका सी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला, अम्लीय मिट्टी के सुधार के लिए क्या मिलाते हैं। तो अगर कोई भी खेत है या क्षेत्र है, खेती अच्छे से नहीं हो रही, फसल नहीं उग पा रही है, खेत में अम्लता बढ़ गई है ना, तो अम्लता को ख़त्म करने के लिए चूना मिलाया जाता है। क्या, चूने का उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये नारा किसने दिया था। गरम दल के नेता आपके थे, गरम दल के नेता थे, कौन थे। लाल बाल पाल। ठीक, तो लाला लाजपत राय ने यह नारा दिया था। लाला लाजपत राय आपके पंजाब पीवी से थे, पंजाब पीवी। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे। बाल गंगाधर तिलक आपके मराठी थे, महाराष्ट्र थे। बिपिन चंद्र पाल ये कहाँ से थे, बंगाल से थे, वेस्ट बंगाल। ठीक, तो ये 3 व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। अरविंदो घोष कौन थे बताओ।
ये एक सन्यासी थे। कौन? सन्यासी थे। ये सन्यासी थे, एक दार्शनिक थे, योगी थे। ठीक। और बाल गंगाधर तिलक की एक गीता रहस्य किताब भी पूछ सकता है पेपर में, गीता रहस्य। और मराठा, साप्ताहिक मराठा, केसरी भी पूछ सकता है आपसे, केसरी। ठीक। अगला देखो, पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? कौन है? अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन पल्स पोलियो के ब्रांड एम्बेसडर। शिवाजी की युद्ध पद्धति क्या कहलाती थी? शिवाजी की जो युद्ध पद्धति थी ना, ये छापामार युद्ध या गोरिल्ला पद्धति कहलाती थी। वायु प्रदूषण का जैविक सूचक क्या है? जैविक सूचक, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, जैविक सूचक आपका लाइकेन हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? 72 कुल प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, है ना। 1885 की यह बात है। एक्टस ह्यूम जो थे ना, कांग्रेस के संस्थापक, सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, है ना। मुंबई में है आपका हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, जिनको WC बनर्जी के नाम से जानते हैं। एओ ह्यूम कौन है? ये कांग्रेस के संस्थापक है, संस्थापक। ठीक। और ये अध्यक्ष आपके हो जाएंगे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ठीक। दादा भाई नौरोजी, ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष आपके रह चुके हैं। इनकी किताब पॉवर्टी एंड अनवर्टिस रूल इन इंडिया, धन निष्कासन का सिद्धांत, इन्होंने ही दिया है, दादा भाई नौरोजी ने। बदरू तैयब जी, ये युवा थे। ठीक। युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुस्लिम, ये भी आपको पता होना चाहिए। अबुल कलाम आज़ाद थे या बदरुद्दीन तैयब? नहीं, ये आपके पहले मुस्लिम थे। ये पेपर में आता कि पहला मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? पहला मुस्लिम कौन था? ये थे। और बिल्कुल कम उम्र के कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद ये कम उम्र के थे। कम उम्र पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, कम उम्र पूछा जाता है। और दादा भाई जो नौरोजी थे, ये पारसी थे। ये कैसे थे? पारसी थे, ये भी पूछा जाता है, पारसी थे। ठीक। हमने आपको यहाँ पर क्या समझाया? इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखो फिर से आप लोग यहाँ पर समझ लो। एक तो पेपर में कम उम्र से पूछा जाता है कि कम उम्र का जो मुस्लिम है ना अध्यक्ष कौन था, यानी कि युवा, युवा कह लो इसको, युवा, जिनकी उम्र 35 थी। कितनी थी? मुश्किल से 35 वर्ष उम्र थी। वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक। ये कम उम्र वाले थे। पहली बात मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। दूसरी बात मैं क्लियर आपसे कर रहा था, बदरुद्दीन तैयब ये फर्स्ट मुस्लिम थे कांग्रेस के अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और दादा भाई नौरोजी ये मुस्लिम नहीं थे, ये पारसी थे। ये बात मैं आपको बता रहा था। ठीक। चलो आगे बात कर लेते हैं। बिडाल टेस्ट किस रोग के लिए है? बिडाल टेस्ट बताओ, आपको डेंगू या मलेरिया कौन सी बीमारी में आप लोग बिडाल टेस्ट करवाते हैं? तो टाइफाइड होता ना, तब बिडाल टेस्ट होता है। शिवाजी के प्रशासन में सुमंत का विभाग क्या था? सुमंत का काम क्या था? सुमंत देखता था विदेशी मामलों को, विदेशी मामलों को सुमंत देखता था। और धार्मिक कार्य कौन देखता था? पत्राचार कौन देखता था? वित्त कार्य कौन देखता था शिवाजी के अधीन? ये भी आपको पता होने चाहिए। आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा शिवाजी का इतिहास ही पढ़ लो, जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक। तो शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। माता जीजाबाई थी, पिता साजी भोसले थे। शिवाजी ने रायगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग कह सकते हो, शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को एक विशाल सेना के साथ भेजा। शिवाजी को मारने के लिए उसने अपने तंबू में बुलाया, परंतु शिवाजी ने उसे मार दिया अपने बाग नखों से। बाग नखों यानी कि एक बाग नख होते हैं ना, बर्छी टाइप की। 1659 में हुआ था। इसे प्रतापगढ़ का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक। जैसे ही वो गले मिला तो शिवाजी तो वो पहने थे कि इनको नहीं लग पाए, इन्होंने उसको ही मार दिया। 1663 में शाइस्ता खान को घायल किया। 1664 में मुगल बंदरगाह सूरत को लूटा। फिर पुरंदर की संधि, जयसिंह ने मुगल मराठा गठबंधन प्रस्ताव रखा पुरंदर की संधि के तहत 1665 में। ठीक।
1666 में शिवाजी औरंगजेब की कैद से फरार हो गए। 1670 में पुनः इन्होंने सूरत को लूटा और शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। ठीक है ना, एक पंडित थे, है ना, काशी के पंडित गंगा भट्ट की सहायता से। फिर आगे क्या है बात, आगे बात है आपकी अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का समूह। पेशवा कौन था? प्रधानमंत्री सैनिक व असैनिक काम देखता था, विशेष अर्थव्यवस्था से संबंधित था। सर ए नौबत कौन था? सैन्य विभाग का प्रमुख व्यक्ति होता था। अमात्या मजमू आदार कौन था? राजा की आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला कौन था? अमात्या मजमू आदार। सचिव या शुरू नवीस कौन था? राजकीय पत्राचार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर कौन था? सुमंत या दबीर, यही पेपर में आया है, विदेशी मामलों की देखरेख करने वाला। बाकिया नवीस कौन है? मंत्री कौन है? राजा के दैनिक कार्यों को देखने वाला। चौथ कर क्या थी? पड़ोसी राज्यों से लूटी गई आय के रूप में होता था। यह उपज राज्य की आय का 1/4 हिस्सा होता था। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने हेतु छापामार युद्ध प्रणाली या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जिसको कहते हैं। सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी 1/10 भाग था, मराठे सारे क्षेत्र से वसूला करते थे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में हुआ था। जीत का कारण क्या था? ऊंटों पर रखी घूमने वाली तोपें थी जिन्होंने मराठों को काफी नुकसान पहुंचाया था। ठीक, समझ गए आप लोग पूरी की पूरी बात। 1 नंबर बनेगा तो आप लोग यहाँ से पक्का आपका हो जाएगा। यहाँ तक जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देख लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन नोट्स को आप लोग अवश्य लेकर के एक बार रिवीजन तो कर लेना, एक नज़र गड़ा के देख लेना, तो बहुत सारी चीज़ जो आप लोग पहले से नहीं जानते हो या जानते तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं जानते तो जान लोगे, है ना।